वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर पीडीएफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से लाइक एस केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस, मैथमेटिकल साइंस से सीएसआईआर के एस्पिरेंट हैं और आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या आपके पास नेट एलएस या जेआरएफ हो चुका है, सो बेसिकली ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो लोग सीएसआईआर नेट जेआरएफ के का सर्टिफिकेट बेयर करते हैं, मींस उनके पास है या उसकी तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग दो ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे कि अगर आपके पास सीएसआईआर नेट का एलएस या जेआरएफ का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ के डोर ओपन हो जाते हैं, आप कहाँ कहाँ अपने आप को एक बेहतर प्लेस पे रख सकते हैं इस सीएसआईआर के नेट एलएस या जेआरएफ के सर्टिफिकेट को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेरी आता है कि उनको आइडिया नहीं है कि अब वो एलएस उनके पास हो चुका है या जेआरएफ हो चुका है तो अब आगे कहाँ जाएं, किस तरीके से अप्रोच करें, लाइक एज उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जाकर के वो अप्रोच कर सकते हैं और उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। सीएसआईआर क्वालिफाई करने तक की करने से पहले की जो जर्नी होती है उसमें पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी तरीके से हो जाता है कि सीएसआईआर को कैसे भी क्वालिफाई करना है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास ये मिसकॉन्सेप्शन भी होता है कि हाँ सीएसआईआर का जेआरएफ हम हो जाएंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास जो फैसिलिटी होगी वो खुद चल कर के आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आपको आगे उस जेआरएफ के सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेने के लिए करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटली फोकस करेंगे कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है अगर आपके पास सीएसआईआर का नेट एलएस है या जेआरएफ है, राइट। तो जो लोग अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, जो लोग एमएससी पास आउट या एमएससी अपेयरिंग के कैंडिडेट्स हैं, उनको बता दें कि ये जो नेट का सर्टिफिकेट होता है या नेट का जो एग्ज़ाम होगा उस नेट के एग्ज़ाम में आपको दो कैटेगरी में सर्टिफिकेट क्लासीफाई किया जाता है। नंबर पहला दैट इज़ द एलएस के फॉर्म में, मीन्स लेक्चरर्स के फॉर्म में। दूसरा आपका जेआरएफ के फॉर्म में, दैट मीन्स जूनियर रिसर्च फेलोशिप के फॉर्म में। कई बारी ये दिमाग में बहुत लोगों को या बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन होता है कि सर ये नेट जेआरएफ एलएस और नेट जेआरएफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि जो सीएसआईआर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और सीएसआईआर के साथ में अभी आपका एनटीए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बॉडी हो गई है। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं ये आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट देते हैं, और इस सर्टिफिकेट को दो कैटेगरी में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। नंबर पहला दैट इज़ द एलएस मीन्स लेक्चरशिप, दूसरा जेआरएफ दैट इज़ द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंसेस है वो क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में सपोज कि अगर आप यहाँ पे लाइफ साइंस की अगर आप बात करें कि आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं और लाइफ साइंस के स्टूडेंट जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं उनमें से जो टॉप रैंकर्स होते हैं लगभग 300 के आसपास में सीट हम हर टाइम पे आपको दिया जाता है। तो 300 जो टॉपर्स होते हैं स्टार्टिंग में, मान लीजिए कि 200 मार्क्स का पूरा आपका क्या है ये पेपर होता है, और इस मान लीजिए कि जो भी आपका जून का एग्ज़ाम हुआ, सपोज अभी रिजल्ट आया नहीं है, उस जून के एग्ज़ाम में सपोज 200 में से कोई कैंडिडेट 125 पाया है जो कि हाईएस्ट नंबर है। अब यहीं से आपका क्या होगा, नीचे जाते जाते जहाँ पे 300 लोगों के आसपास का पूरा कैंडिडेट का मार्क्स आ जाएगा वहीं आपकी जेआरएफ की क्या होगी, कट ऑफ हो जाएगी, राइट। तो उतने लोगों को क्या मिलेगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो जेआरएफ होते हैं इनके साथ में नेट का भी, मतलब ये इनके पास नेट की एलएस की भी सर्टिफिकेट हो जाती है, जेआरएफ का भी हो जाता है। लेकिन जो एलएस वाले होते हैं उनके पास सिर्फ एलएस होगा, उनके पास जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं होगा। बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का है ये आप ध्यान से सुनिए। आप एलएस का सर्टिफिकेट लेके भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और जेआरएफ का सर्टिफिकेट लेकर के भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या करती है, फेलोशिप प्रोवाइड करती है, मीन्स आपको पैसा देती है, और यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है आपके जेआरएफ का और एलएस का, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो। अदरवाइज जो बेनिफिट दोनों को कॉमन है मिल सकती है वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अगर आता है तो आप भी भर पाएंगे, मीन्स जो लोग जो लोग एलएस हैं और जो लोग जेआरएफ हैं, ये दोनों ही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नेट एलएस है, न कि जेआरएफ है। जेआरएफ सिर्फ आपको फाइनेंशियल असिस्ट करता है जब आप पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट रिसर्च में आपको पैसा देती है। जब आप जेआरएफ को लेकर के किसी भी इंस्टीट्यूट्स में अगर आप पीएचडी इनरोल्ड होते हैं, आपका पीएचडी का एडमिशन हो जाता है, तो ये जेआरएफ एक्टिवेट करानी पड़ती है, और उसके बाद आपको मंथली बेसिस पे क्या होता है, फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जेआरएफ का और एलएस का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ पर आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपके क्या होता है, फेलोशिप मिलती है। इनके मार्क्स, मतलब इनका जो
कट ऑफ जाती है वो ज़्यादा जाती है, इनका कम आता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट में अप्लाई है, दैट इज़ लाइफ साइंस में, केमिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में और साइंस में, मैथमेटिकल साइंस में, राइट। सभी सब्जेक्ट के सभी कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स का कट ऑफ जाता है, जैसा वहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होते हैं। तो पहला जो कन्फ्यूजन है वो ये कि जेआरएफ एल एस क्या है और इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, होपफुली अभी आप इसको समझ गए होंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग देखने के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है अगर आप CSIR का या UGC का नेट क्वालिफाई करते हैं। तो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो दो कैटेगरी में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज़ LS और दूसरा आपका क्या है, JRF, राइट। अगर आपके पास कोई कैंडिडेट है जो कि जिसके पास JRF है तो उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप एलिजिबल हो जाते हो, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास किसी भी सब्जेक्ट में, मीन्स 5 जो सब्जेक्ट में CSIR नेट एग्जाम कराता है, अगर आप उसमें LS क्वालिफाई होते हैं, सपोज अभी आपका जून 2024 का रिजल्ट आने वाला है और अगर आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनमें से किसी का अगर LS हो जाता तो उनके लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे इधर गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में क्या कर सकते हैं, वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब कि जो भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी आपको पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे नेट का सर्टिफिकेट या PhD का होना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसीज आपको दो तरीके से आ सकती हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होगा वहाँ पे वैकेंसी आपको दो तरीके की आएगी, दैट इज़ पहला स्टेट वाइज और दूसरा सेंट्रल वाइज, राइट। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का स्टेट एग्ज़ाम कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सिर्फ पर्टिकुलरली उसी स्टेट के कॉलेज में पढ़ाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट UPHSC के नाम से क्या कराती है, एग्ज़ाम कराती है हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, राइट। और इस UPHSC एग्जामिनेशंस के थ्रू आप यूपी में जितने भी कॉलेजेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं या यूनिवर्सिटी से कॉलेजेज हैं, आप उसमें कहीं ना कहीं जाकर क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं और आपकी जॉब चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं से भी आ सकता है। और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट निकालना चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आपके पास कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम पे फॉर्म आता है। आपके पास अगर LS है जिस सब्जेक्ट में, आप उसके रिक्रूटमेंट को देखते रहिए और वहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी अभी जारी की हुई है, अगर आपने देखा होगा तो CU चैन के नाम से आपका एक पोर्टल है, चैन के नाम से एक पोर्टल है जिसमें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चैन का ये फुल फॉर्म है, CU चैन। आप इस पे अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेते हैं अगर आपके पास नेट है तो, और ये रजिस्टर्ड करने के बाद आपकी प्रोफाइल पूरी बन जाती है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको सिर्फ अकेला इस पोर्टल पर आता है, दैट इज़ द CU चैन पोर्टल। और इस पोर्टल पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपके सब्जेक्ट में और आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है तो आप अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट जॉब की, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट में आपको सिर्फ उस स्टेट में जॉब मिलेगी जो कि स्टेट का बॉडी कराता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो फॉर्म आएगा वहाँ अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट कॉलेज में प्राइवेट में अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका परमानेंट और एक होता है आपका एड हॉक पे, राइट। तो इसका क्या मतलब है, परमानेंट का मतलब ये हुआ कि आपको प्राइवेट कॉलेज में भी रेगुलर आपको क्या मिलती है, जॉब मिल जाती है जिसकी सैलरी आपको 12 मंथ मिलती है। और अगर आप एड हॉक पे रहते हैं तो आप आपको सिर्फ डेली बेसिस पे क्या किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। मतलब आप जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का आपको सैलरी बनेगा, उतना आपको पेमेंट दिया जाएगा, राइट। तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ दो तरीके की होती हैं। कोशिश आप कीजिए, अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो ये परमानेंट कराने के लिए क्या करते हैं, कॉलेजेस वाले आपका अप्रूवल कराते हैं। अप्रूव्ड फैकल्टी अगर आप होते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप PhD हैं या नहीं भी हैं, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप लोग फॉरवर्ड करते हैं तो ये अप्रूव्ड वाली फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपका क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। एड हॉक वाले का एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास कि आप अगर LS हैं तो आप क्या कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कर सकते हैं, राइट।
दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके लिए बनता है कि आप किसी भी, अगर सपोज़ आपका माइंडसेट थोड़ा-सा ऐसा है कि आपको रिसर्च फील्ड में क्या करना है, जाना है और आपको अपना करियर रिसर्च में बनाना है, तो आप प्रोजेक्ट जेआरएफ के रूप में भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट जेआरएफ का ज्वाइन कैसे आप करेंगे, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे उसको हम देख लेते हैं। प्रोजेक्ट जेआरएफ बेसिकली किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी रिसर्च सेंटर के जो साइंटिस्ट होते हैं या जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके अंडर में चलने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं, उन्हीं में काम करने के लिए प्रोजेक्ट जेआरएफ के नाम से क्या किया जाता है, पोस्ट निकाली जाती है, राइट। और इस प्रोजेक्ट जेआरएफ को, पोस्ट को फिल करने के लिए नेट एलएस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे भी आपको जेआरएफ का ही पूरा फेलोशिप मिलता है, दैट इज 32,000 पर मंथली आपको सैलरी वो लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में एज अ जेआरएफ के रूप में ज्वाइन करते हैं तो। और इस प्रोजेक्ट जेआरएफ का जो एक्सपीरियंसेस होता है वो आपको आगे चल करके काम देता है। तो पहला, तो अगर आप टीचिंग प्रोफेसर में जाना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। दूसरा, अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो किसी प्रोजेक्ट जेआरएफ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा। तीसरा, आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप आपको जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी, उस यूनिवर्सिटी का मिलेगा जिस यूनिवर्सिटी में आप लेते हैं, या फिर आपको उस इंस्टीट्यूट का मिलेगा जिस इंस्टीट्यूट में आप पीएचडी एडमिशन लेते हैं, राइट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट में एज ए जेआरएफ ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा, आपको बहुत सारे ऐसे जॉब का ऑफर देता है जहाँ पे आपको नेट का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आपको उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी क्या बनता है, पॉसिबिलिटी बनती है, या वहाँ पे प्रायोरिटी आपको दिया जाता है। तो ये आपके एलएस के सर्टिफिकेट का है। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने बात करते हुए सुना है कि सर मेरा सिर्फ एलएस ही है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, या फिर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उन्हें ये लगता है कि सिर्फ जेआरएफ ही मतलब यूजफुल है, एलएस नहीं है। तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेआरएफ और एलएस में मात्र सिर्फ डिफरेंस फेलोशिप का है, मीन्स पैसे का है। बाकी आपको सारी वो चीज़ें करने को मिल जाती हैं जो कि एक जेआरएफ का कैंडिडेट कर सकता है, राइट। तो अगर आपके मन में कन्फ्यूजन था तो उसको आप दूर कीजिए कि आपका एलएस बेकार नहीं है, और अगर आपके पास एलएस है तो आप उसको लेकर के निराश मत होइए। वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, ऑल ओवर इंडिया में आप अपने सब्जेक्ट में एलिजिबल हो गए टीचिंग करने के लिए और किसी भी प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए, राइट। अब आते हैं जेआरएफ वाले फेलोशिप पे, अब मीन्स सर्टिफिकेट पे। जिनके पास जेआरएफ है उनके पास क्या एडवांटेज है, कैसे वो एलएस वालों उस कैंडिडेट से बेहतर हैं, और उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, राइट। तो सिंपली जैसा कि अभी आपको मैं बता ही रहा था कि अगर आपके पास जेआरएफ है तो अगर आप क्या करते हैं कि पीएचडी में एडमिशन अगर आप ले लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपके पास सीएसआईआर का जेआरएफ होने के पास आपके पास सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप किसी सीएसआईआर के रिसर्च सेंटर में पीएचडी कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी कर सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जाएंगे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। उसके लिए हालांकि अभी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले आपको फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास जेआरएफ है और आप बीएचयू में क्या करते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी के लिए। तो पहले आपको बीएचयू का जो फॉर्म निकलेगा पीएचडी का, वो फॉर्म अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ता है जिसको कि एसओपी के नाम से जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपको कम से कम 250 वर्ड का लिखना होता है, और इस 250 वर्ड में आपको ये बताना होता है कि आप इस टॉपिक पे पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, क्या इसका एडवांटेज है, किस तरीके से आप इसमें आगे कुछ नया करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपके थॉट को और आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बताता है कि आप अपने पीएचडी को लेकर के कितना अवेयर हैं। तो जो प्रोफेसर्स होते हैं वो इस एसओपी को क्या करते हैं, रीड करते हैं, जज करते हैं, आपसे सवाल किया जाता है। एसओपी के बाद आपका इंटरव्यू का फेज़ होता है। इंटरव्यू के फेज़ के बाद फिर आपको क्या किया जाएगा, उसमें एडमिशन मिल जाता है। एडमिशन मिल जाने के बाद आपकी पूरी प्रोसेस होती है इस जेआरएफ को एक्टिवेट कराने का। ये जेआरएफ एक्टिवेशन का एक अलग से टॉपिक है, इससे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं आइडिया है कि जेआरएफ एक्टिवेशन कैसे कराते हैं तो आप वो वीडियो यहाँ से देख सकते हैं सर्च करके। तो जेआरएफ एक्टिवेट जब आपका हो जाता है तो फिर आपको मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, फेलोशिप आपको आना शुरू हो जाता है। और ये जो जेआरएफ का फेलोशिप है वो 5 साल तक के लिए मिलता है, राइट। 5 ईयर्स तक के लिए आपको अमाउंट क्या होगा, मिलेगा। इन 5 ईयर्स में से 2 डिवीजन है, 2 ईयर्स का और इसके बाद 3 ईयर्स का। 2 ईयर्स आपको मिलता है जेआरएफ का फेलोशिप, और 3 ईयर आपको मिलता है एसआरएफ का फेलोशिप। जेआरएफ की जो फेलोशिप होती है सलाई गैस, अभी मैं बात करूँ तो 37,000 पर मंथ है। और इसके बाद आपको एचआरए मिलता है, इसके बाद आपको कंटीजेंसी मिलती है।
तो कुल मिलाकर के आपको इस टाइम पे लगभग 42 से 43 हज़ार रुपये मिल रहा होगा, जो लोग जेआरएफ के होंगे। और अगर एसआरएफ की बात करें तो ये फेलोशिप आपका बढ़ करके ज़्यादा हो जाता है। टोटल एचआरए कंटीजेंसी और फेलोशिप मिला करके लगभग आपको 51,000 पर मंथली आपको क्या है इस टाइम पे फेलोशिप मिल रही है, राइट। तो ये जो जेआरएफ का फेलोशिप है वो 5 साल के लिए मिलेगा आपको, जब आप पीएचडी में एक्टिवेट कराएंगे तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जेआरएफ क्वालिफाई हो गए और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा नहीं होता है। आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी रिसर्च सेंटर में पहले आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ता है। और एडमिशन लेने का प्रक्रिया 2 स्टेप में होती है कि पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिखना पड़ता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन आप पीएचडी में इनरोल हो जाते हैं। आफ्टर गेटिंग इनरोलमेंट इन पीएचडी यू हैव टू एक्टिवेट योर जेआरएफ सर्टिफिकेट। आपको जेआरएफ अपना क्या है एक्टिवेट कराना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको लगभग मिनिमम 6 मंथ के टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको पहला फेलोशिप आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। और एक बार जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो डेट ऑफ एडमिशन मीन्स DOA, डेट ऑफ एडमिशन से आपको लेकर के नेक्स्ट 5 ईयर तक के लिए क्या मिलेगा, आपको फेलोशिप मिलेगा। इसमें 2 साल आपको जेआरएफ का और 3 साल आपको एसआरएफ का मिलता है। सो दिस इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ जेआरएफ हैविंग एनी कैंडिडेट्स। किसी भी कैंडिडेट के पास अगर किसी भी सब्जेक्ट में जेआरएफ है तो उसको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि वो 5 साल के लिए उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप समझ सकते हैं 51,000 रुपीज़ मंथली आज के डेट में किसी भी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करने जाएंगे तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिलती है। ये रियलिटी है हमारे प्राइवेट सेक्टर के जॉब का, राइट। और जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो 42,000 के अप्रॉक्स है और 42,000 सैलरी को पाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये पैसा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप 5 साल तक के इतना पैसा पाते हैं तो आप उससे आसानी से उसको सिक्योर करके आगे कुछ अच्छे से अपना प्लान भी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पहला तो आपका हो गया पीएचडी में एडमिशन लेकर के ये पीएचडी वो कराने के। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अगर आप आता है तो आप भी आसानी से भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो भी आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है कि आप डायरेक्टली किसी भी ऐसे रिसर्च सेंटर में जा कर के यहाँ पे प्रोजेक्ट निकलता है वहाँ पे प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये गलती जनरली लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास खुद का फेलोशिप है तो वो किसी दूसरे पे डिपेंड होना नहीं चाहते हैं। तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनी अपॉर्चुनिटी का वो क्या क्या, नंबर पहला यहाँ पे आपने देख लिया कि पीएचडी हो जाएगा। दूसरा आप भी किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंटली आप साइंटिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आती रहती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, तो आप उसको भी लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट होता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो करियर को लेकर के है वो यही है कि आप टीचिंग आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं एज वेल एज आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं अगर आपको जिस किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट है। और अगर आप जेआरएफ से पीएचडी एक्टिवेट करा लेते हैं तो पीएचडी हो जाने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर होने का या फिर अपना कोई खुद का स्टार्टअप करने का। So this is the main that is advantage and benefits of having CSIR, NET, LS और JRF किसी भी कैंडिडेट्स का किसी भी सब्जेक्ट में whatever that is केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस एट्सेट्रा। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर अपने LS आपके पास है या JRF है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं और इन सभी में आपको बेनिफिट मिलता है। एंड होपफुली कि अभी जो आपके बेसिक डाउट्स एंड क्वेरीज थे वो इस वीडियो से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इफ़ still if there is any doubt or queries regarding the opportunity of having CSIR, NET and LS or JRF then definitely you are most welcome। आप अपने प्रॉब्लम्स को और अपने जो भी आपकी डाउट्स हैं उनको आप स्टेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में एंड डेफिनेटली शॉर्टली आई विल try to answer it, right। So thank you for watching this video।